मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, इसलिए योगी सरकार बढ़िया है। सरकार का ढीठपना है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेना चाहती है। जिस आंखों उसकी मूर्ति पे से आंखों से पट्टी हटाई है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम वो दोनों आंखों से ढंग से देखेगी और बराबर हिसाब करेगी। लोगों को इस पे यकीन नहीं आता ना। कल भी एक सज्जन यहाँ पे मिले थे, अरे हम यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं अगर ये दंगे में शामिल हो जाएंगे तो घर तो इनके परिवार खत्म होंगे। किसी एक नेता का बेटा बता दो अगर मरा हो तो। नहीं मरा, कौन करता है? मैं होश में हूँ, मैं क्या आग लगा दूंगा कहीं? यहाँ पे सारे के सारे नशेबाज घूम रहे होते हैं। अभी देखो, अब 2-4 मेरे पीछे भी आगे खड़े हो जाएंगे, लगेगी आग तो जद में आएंगे कई मकान। इस गली में हमारा ही मकान थोड़ी है। तो अब जब बीजेपी के विधायक के बेटे के ऊपर जब मामला होने लगा, जब उसे लगा कि मेरे बेटे की जान खतरे में, तो वो जाके पैरना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। बहुत जगह लोग मुझे भी कहते हैं शर्मा नहीं है, खान है, इसका डीएनए चेक कराओ। सब ऐसे तो फिर न्यायालय पे ताला लगा दो। इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद करो, लखनऊ हाई कोर्ट बंद करो, सारी सेशन कोर्ट बंद करो। यूपी पुलिस का दरोगा, कानपुर का दरोगा, कार में पूरी 1000 किलोमीटर लड़की को छेड़ते हुए लाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई, उसके बाद राजनीति लगातार उस पर जारी है और इसी बीच आप देख रहे हैं मीडिया से भी लगातार हर दिन खबर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ नया मोड़ उसमें आ रहा है। उस मामले में आपने देखा कि वहाँ के जो प्रशासन है उसकी लापरवाही पर लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल लगातार उठ रहा है। एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। इसी बीच हाई कोर्ट में पीड़ित पक्ष, आरोपी पक्ष पहुँचा, जिसके घर बुलडोजर चलना था, और हाई कोर्ट से 15 दिन की रोक लगने की मोहलत मिल गई और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 दिन के लिए रोक लगा दी। इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं, हमारे साथ हैं बीबी शर्मा जी, जो कि काफ़ी वायरल हैं सोशल मीडिया में। लोग इनको सुनते हैं, समझते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है बहराइच हिंसा को लेकर के, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। योगी सरकार पर सीधे सीधे प्रश्न। ये तो सुप्रीम कोर्ट की आप अगर पिछली टिप्पणियों को उठा के देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा था कि हम यूपी के जंगल राज से तंग आ चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करा जाता। ज़्यादा से ज़्यादा वो अखबार में एक दिन छपती है, अगले दिन कोई मीडिया चैनल्स पे डिबेट नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो यूपी का जो है मामला दबा दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे यूपी में कथित रूप से डबल इंजन की सरकार है, जो हमेशा कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, बाबा का बुलडोजर चलेगा, इसलिए उन सब चीज़ों को दबा दिया जाता है। और यूपी के जो पत्रकार हैं उठाते हुए मामले को थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि आपको याद होगा एक घटना हुई थी जब आप यूपी के मिड डे मील के ऊपर एक पत्रकार ने सवाल उठा दिया था कि देखो ये मिड डे मील में दावा करा जा रहा था बहुत बढ़िया बढ़िया खाना दिया जाता है और दिया जा रहा था नमक और रोटी। तो पत्रकार ने जब वो मसला उठा दिया था तो पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसे जेल में डाल दिया गया था। तो जानते सब है, हकीकत सबको मालूम है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है कि यूपी की कानून व्यवस्था सर्वोत्तम है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट पे जब मामला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दिया, तो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के नोटिस क्यों लगाया गया? क्या लग रहा है? ये ढीठपना है ना जी। देखो, सरकार का ढीठपना है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेना चाहती है, जिसकी वजह से जेबी पारदीवाला साहब ने बोला भी था कि आप चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ जाएं, आप हमारे खिलाफ जा रहे हो, आप इसके नतीजे समझ सकते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो तो लीजिए, मर्जी है आपकी, ये बोला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी बात से उनकी मानसिकता का पता चलता है। अब है क्या दिक्कत, आने वाली 13 तारीख को उपचुनाव है, उन्हें चुनाव जीतना है, किसी भी कीमत पे जीतना है, अपनी नाक बचानी है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में कितनी बुरी तरह हार मिली है। सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि यूपी में ही हम सीटें जीतेंगे, और इस बार तो 60 भी नहीं 80 सीटें जीतने का इनका टारगेट था कि 80 की 80 हम जीतेंगे, और रह गए इस बार ये 33 पे, जबकि पूरी बीजेपी का दावा था 2 से 40 पे आगे टिकी और दावा था 400 पार का। तो वो इनकी हालत इनको जो है पच नहीं रही किसी भी किस्म से। तो ये जीतना चाहते थे, जिसके कारण ये संयोग नहीं, ये प्रयोग करा गया था, दंगा भड़का। बिल्कुल किसने प्रयोग किया फिर? सब अब आपके सामने सारी बात आ गई। वहाँ के जो लोकल एमएलए उसने रिपोर्ट लिखवाई ना 8 लोगों के खिलाफ, जो उसमें बीजेपी का यूटर्न भी उन्होंने ले लिया। अभी कहाँ यूटर्न लिया है? उन्होंने कहा कि वो जरूरी नहीं कि वो लोग शामिल हों, अभी तो जांच। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यूटर्न कब लिया जाता है? जब ऊपर से दबाव पड़ जाता है, जब आपको साथ एक साथ दिक्कत होगी। अब अगर आपको यहाँ पे के साथ कोई वारदात हो जाए और आप फटाफट उसकी रिपोर्ट लिखाने थाने पहुँचोगे, फिर उसके बाद थाने पहुँचने के बाद जब आपने रिपोर्ट लिखवा दी, सब कुछ पता चल गया और आपको पता चलता है कि सामने वाला पक्ष तो बहुत मजबूत है, भाई ये तो मैं इसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, तो फिर तो आप कहोगे अच्छा ठीक है साहब, हो सकता है ये नहीं था वो था। आपको याद है मध्य प्रदेश की घटना, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने एक बार बैट से एक इंजीनियर की पिटाई करी थी। सबने देखा था, खुलेआम सबने वीडियो देखा था, इंजीनियर की पिटाई उसने करी, पीछे से उसको बल्ले से पिटाई करी और उसके बाद वो मामला कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन कोर्ट में वो इंजीनियर साहब साफ होकर के कि नहीं जी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता पीछे से आगे मुझे किसने मार दिया। क्यों? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय साहब का वहाँ पे दबदबा है, बीजेपी की सरकार थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें पलटना ही चाहिए था। अब वो एक एमएलए यूपी के, और उसके बाद उनके बेटे के ऊपर जब ये मसला आ रहा था, क्योंकि उनको खतरा था कि उनके बेटे की हमला हो सकता है, उन्हें इस वजह से उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। अब ये तो प्रशासन का दबाव समझ लीजिए या किसी भी किस्म का दबाव समझ लीजिए, एमएलए साहब की ताकत समझ लीजिए कि रिपोर्ट लिखी भी गई। ये वास्तव में 8वां आश्चर्य है कि बीजेपी के राज में बीजेपी का एमएलए और बीजेपी के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। संसार का 8वां अजूबा है ये इस टाइम। लेकिन योगी जी के राज में तो जीरो दंगा वो क्लेम भी करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं, तो इसमें अपराध मुक्त की जगह ये इस तरीके से हिंसा और हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है?
बिल्कुल उनका सारा का सारा काम ही हिंदू मुस्लिम पे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। बार बार यही हवाला दिया जाता है, हिंदू हो बटोगे तो कटोगे। काटेगा कौन ये बताओ ना, काटेगा कौन? किसकी इतनी ताकत है? क्या किसी की इतनी ताकत है कि शासन प्रशासन की अनुमति के बिना कोई आके मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगा? है किसी की इतनी हिम्मत? हर एक आदमी को कानून का खौफ होता है, हर एक को अपने बीवी बच्चों का खौफ होता है। जो बिल्कुल अपराधी किस्म के लोग होते हैं उन्हें अपराध करने से मतलब होता है, उन्हें हिंदू से कोई मतलब नहीं, उन्हें मुसलमान से कोई मतलब नहीं। किसी भी किस्म से आप देख लो, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू को भी मारेगा, वो मुसलमान को भी मारेगा, वो सिख को, जैन को, ईसाई को, बौद्ध को, सबको मारेगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं मार किसको रहा हूँ। उसका काम है सिर्फ फिरौती वसूलना या मर्डर करना, सुपारी लेना, ठेके लेना। उसको लेना देना किसी चीज़ से नहीं, उसे धर्म से कोई लेना देना यहाँ तो नहीं। मर्डर जिसका हुआ उसको सिर्फ एक पक्ष का, एक समाज का बताया जा रहा है, राम गोपाल मिश्रा जी को। हाँ, राम गोपाल मिश्रा जी के साथ जो हुआ बहुत दुखद है। 22 साल की यंग एज में अगर किसी की डेथ होती है, छोटा बच्चा है, उसका साथ जो भी हुआ गलत हुआ। लेकिन इसके पीछे कारण की पड़ताल तो करनी चाहिए ना कि ऐसी नौबतें क्यों आई समाज में। आप इन चीज़ों को पीछे थोड़ा सा जाके उठा के देखेंगे। पिछले साल 2023 में घटना हुई थी, चलती ट्रेन में कांस्टेबल चेतन सिंह था, उसने 3 लोगों को गोली मार दी थी। जय श्री राम बोलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तीनों मुसलमान थे, वो नहीं मानेंगे, नहीं बोलते, हम नहीं बोलोगे मार दूंगा, नहीं माने, फिर भी तीनों को उठा के उसने गोली मार दी। उसके बाद जब उनका कमांडेंट था, उसने मना करा, भाई तू ये क्या काम कर रहा है, तो उसने अपने कमांडेंट को भी गोली मार दी थी। आप तमाम जगह उठा के देखिए मॉब लिंचिंग, चाहे वो पहलू खान की हो, चाहे वो अखलाक की हो, चाहे वो नासिर जुनैद की हो, किसी भी किस्म की आप उठा के देखिए मॉब लिंचिंग में कभी भी जो पीड़ित पक्ष होता है उसी को दबाया जाता है। जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए जाते हैं उनका कोई बाल बाका नहीं होता, उनका महिमा मंडन करा जा रहा है। गौरी लंकेश के अपराधी बाहर आए, जेल पे छुट के बाहर आए, उनको शाल ओढ़ा के पहना के उनका स्वागत करा गया। बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसकी बेटी के हत्यारे बाहर आए, उनका माला पहना के स्वागत करा गया। समाज की तरफ से चू नहीं निकली। अब आज उन्हीं लोगों ने समाज का ठेकेदार बन के और इस बात को जायज़ ठहराने के हाँ जी गलत हुआ, गलत हुआ। तो भाई गलत तो सबके साथ ही है ना। आप ये क्यों देख रहे हो? आप ये देखो एक जान गई है, ये मत देखो कि हिंदू की गई है, मुसलमान की ये गई। तो माना जाता है ना कि ऐसे लोग फिर हिंदुत्व के विरोधी होते हैं, या इस तरीके की छवि आती है। नहीं, आपके हिंदुत्व ऊपर के भी सवाल उठेंगे इस तरीके की बात? मेरे ऊपर तो सवाल साफ दुनिया उठाती रहती है, मुझे इस चीज़ से कोई चिंता नहीं, साफ बात है। मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। मैं तमाम चैनल्स पे बोलता हूँ और इस बात को आगे रखता हूँ। और लोग मुझे क्या कहते हैं, अरे बहुत जगह तारीफें भी मिलती हैं, लेकिन बहुत जगह लोग मुझे भी कहते हैं शर्मानी है, खान है, इसका DNA चेक कराओ, हलाला की पैदाइश है। बोलने वालों का मुंह कोई नहीं रोक सकता, बोलते रहेंगे, उसमें कोई परवाह अखिलेश नहीं। यादव की भी DNA चेक करने की बात कही जा हाँ जी, वो हुई थी शुरुआत में भी, किसी की भी। वो तो सबके ऊपर आरोप लगा देंगे, उनको खुद का अपना DNA नहीं पता जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। वो उनको खुद ये नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। असली बात जो एक OTT प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज आई थी ना, मेरा बाप कौन है, वो अक्सर यही ढूंढते रहते हैं। वो कभी लॉरेंस बिश्नोई में अपना बाप ढूंढ लेते हैं, वो कभी किसी और में अपना बाप ढूंढ लेते हैं, कभी उनके साथ वो हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ के अगर BJP में शामिल हो जाता है तो वो उनका बाप बन जाता है। अगर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में TMC छोड़ के अगर BJP में शामिल हो जाता है तो वो उनका बाप बन जाता है। आज मैं भी अगर BJP में शामिल हो जाऊंगा तो वो मुझे भी अपना बाप बना लेंगे, सीधी सी बात है। बहराइच हिंसा से फायदा क्या मिला है आखिर? फायदा कुछ नहीं मिला, अल्टीमेटली नुकसान ही नुकसान हुआ है। इसमें बहराइच हिंसा का जो रचा गया था, सारा स्क्रिप्ट रची गई थी, वो चुनावों में फायदा लेने के लिए करी थी कि गोल बंद हो जाएंगे किसी की तरफ। लेकिन कहते हैं ना कि लगेगी आग तो जद में आएंगे कई मकान, इस गली में हमारा ही मकान थोड़ी है। तो अब जब BJP के विधायक के बेटे के ऊपर जब मामला होने लगा, जब उसे लगा कि मेरे बेटे की जान खतरे में, तो वो जाके पैर ना फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, तो उसको डर लगा, अरे भाई ये क्या हुआ है, तो मेरे बेटे को भी जान से मार सकते थे, इसलिए जाके उसने रिपोर्ट लिखवाई। और जब रिपोर्ट लिखी गई तो सारा मामला खुल गया। दैनिक भास्कर ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करा, सारी जांच पड़ताल करके निकाल के वो सामने लाया अखबार। उसने दिखा दिया ना कि किस तरह लोगों ने बोला था कि हमें 2 घंटे का टाइम तो दिया गया था, लेकिन कम दिया गया था। लेकिन पुलिस वाले गद्दारी कर गए, वरना हम तो पूरा महाराजगंज जला देते। नशेबाज दिख रहे हैं लेकिन बोलते हुए। तो नशेबाजी तो ये काम करते हैं साहब, और कौन करता है? मैं होश में हूँ, मैं क्या आग लगा दूंगा कहीं? यहाँ पे सारे के सारे नशेबाज घूम रहे होते हैं। अभी देखो, 2-4 मेरे पीछे भी आगे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ भी नशेड़ी घूमते रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता कौन क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। उनके हाथ में आप पौवा पकड़ाओ, नशे का उनका काम पूरा करो, कुछ भी करवा लो उनसे। वहाँ पे तो एक धार्मिक जुलूस था, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होना था, गाने बज रहे थे, दिक्कत क्या थी? गाने कौन से बज रहे थे सर? इस बात पे भी तो गौर करो ना, गाने कैसे बज रहे थे? मैं आपके सामने से जुलूस निकाल के लेके जा रहा हूँ, आपके घर के सामने, और आपको ही मैं माँ की बहन की दुनिया भर की गालियाँ देता हो जाऊँगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुस्सा आएगा ना। एक पक्ष कभी ना कभी तो भड़केगा सर। जब हम उसे भड़का रहे हैं तो वो भड़क रहा है, सीधी सी बात है। और अल्टीमेटली उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? झगड़ा। हमारे दिल्ली में 20-50 साल से यहाँ पे जो है रामलीला के टाइम में सवारी निकलती हैं। सवारी निकलना भी कहते हैं उसे, झांकी निकलना भी कहते हैं, शोभा यात्रा भी निकलती है यहाँ से यहाँ तक। आराम से धार्मिक गाने बजते हुए जाते हैं, पूरे मुस्लिम एरिया से और हिंदू एरिया से गुजरती जाती है। कोई ना तो उसमें धार्मिक भड़काऊ गाने बजते हैं। तो जाहिर बात है जब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता तो अल्टीमेटली दूसरी कम्युनिटी भी कुछ नहीं बोलेगी, तो दोनों की तरफ से सद्भाव कायम रखा जाएगा ना। सीधी सी बात है। जब मैं आपको गाली नहीं दूंगा तो आप मुझे क्यों गाली दोगे भाई साहब? उस लड़के को चढ़ाया गया बताया जा रहा है जिस तरीके से। हाँ बिल्कुल, उसे फट्टे पे चढ़ा दिया गया, जा नीचे से गाली बकी गई। और उसके बाद जब वो ऊपर चढ़ गया, उसने झंडा तोड़ा,
नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद सामने वाली छत से जो है वो गोली चली, पहले 2 जो है फायर हुए वो मिसफायर हुए, तीसरी गोली जाके उसके सीने में लगी है, जिसके बाद वो गिरा और उसे लोग नीचे निकाल के लेते आ रहे हैं, जिसे हॉस्पिटल लेके गए, जिसे बार बार कहा गया कि एक गोली को लगने के बाद जो 36 छर्रे उसके शरीर में धंसे, उसे कहा गया 36 गोलियां मार दी हैं। अब भड़काने का काम सारा किसने, बीजेपी IT सेल के मीडिया सेल ने करा कि उसे 36 गोलियां मारी गई हैं, 40 गोलियां मारी गई हैं, उसकी आंखों में नुकीली चीज़ घोंप दी गई है, उसको करंट लगाया गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई है आपने देखा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें बहराइच का पुलिस का जो है बयान आया वो पढ़ा आपने, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो होने के सबके बावजूद भी इनके आप ये देखोगे, वो नूपुर जय शर्मा जिसने एक बार पैगंबर मोहम्मद के लिए भी गाली गलौज करी थी, वो फिर जाके एक भरी सभा में 2 राज्यपाल वहाँ पे बैठे हैं और फिर भी वो उस भरी सभा में जाके बोल रहे हैं। लेकिन पहले देखो भाई साहब, माफी मांगना, अब यहाँ 50 लोग खड़े हैं, मैं यहाँ पे बोल के कुछ भी निकल जाऊँ, लोग तो मेरी बात सुन लेंगे ना, हाँ शर्मा जी यार ये बोल के गए थे, और उसके बाद मैं वहाँ जाके कोने में एक चुपचाप जाके खड़ा होकर कह दूँ भाई साहब मेरे से तो गलती होगी, मैं माफी मांगता हूँ, फिर मेरी बात कौन सी कामयाब होगी, जो मैं 50 लोगों के बीच में कह रहा हूँ या मैं अकेले में जाके माफी मांग रहा हूँ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा ना, तो यही बात वहाँ भी साबित निकल जाती है कई बार। हाँ, क्यों निकल जाती है ऐसी चीजें, गलती से क्यों निकलती हैं, दिमाग में उनके भरा पड़ा है, केमिकल लोचा हो चुका है। तमाम मीडिया चैनल्स ने, तमाम अखबारों ने, तमाम उसमें अखबार ने, दैनिक भास्कर ने तो ये स्टिंग ऑपरेशन करा, दैनिक जागरण, इनके चमचे अखबार ने तो सीधा छाप दिया, हाँ जी बर्बरता करी गई, पैशाचिक बर्बरता करी गई। यहाँ पे एक चैनल वाले अभी ढूंढ रहा हूँ मैं उनको कई दिन से, अभी मैं उनकी भी जरा खाट खड़ी करूँगा, हाँ उनको दिखाऊंगा रिपोर्ट उनको, ये अगर आपको भी चाहिए तो ये रिपोर्ट तब से लेके जेब में घूम रहा हूँ, बहराइच पुलिस का आधिकारिक बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लोगों को इस पे यकीन नहीं आता ना, कल भी एक सज्जन यहाँ पे मिले थे, अरे भाई साहब आप ये तो झूठ लेके आए हो, आपने ये तो गलत है, अपने आप छाप लाए, जब उन्हें सच्चाई दिखाई तो 1 मिनट में कल्टी हो ली है। तो असली बात क्या होती है, जब 3 दिन तक झूठ फैलाया जाएगा और चौथे दिन उसका स्पष्टीकरण आएगा तो लोग इतने बेकार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, भाग जाते हैं। आप जो है इस तरीके से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ये सरकार के ना तो आप आदमी हैं ना किसी पार्टी से जुड़े हो, फिर मतलब आप इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं? भाई साहब समाज में रहता हूँ, समाज के लिए कुछ तो कर्तव्य है मेरा, मेरे भी बच्चों ने आगे चल के अपनी जिंदगी बितानी है, उनके बच्चों ने भी जिंदगी बितानी है। आज अगर उनको हम इस धर्मांध युद्ध में झोंक देंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें बढ़ के पढ़ लिख के आगे नौकरी करनी है, अपने बच्चे पालने, भविष्य पालना है, देश की तरक्की में योगदान देना है। और आज वो झंडा उठा के जय श्री राम करेंगे और मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, दुनिया भर के नारे लगाते रहे तो दंगे का हालात का शिकार कौन होंगे, वही लोग होंगे ना। तमाम यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं अगर ये दंगे में शामिल हो जाएंगे तो घर तो इनके परिवार खत्म होंगे, घर परिवार इनका खत्म होगा। आज तक मुझे अभी तक जितने भी दंगे हुए किसी एक नेता का बेटा बता दो अगर मरा हो तो, किसी भी एक नेता का बेटा, किसी एक ब्यूरोक्रेट का बेटा, किसी एक IG का DIG का बेटा, किसी एक मंडल अध्यक्ष तक का बेटा कोई मरा हो तो बता दीजिए। जय शाह है अमित शाह का बेटा, आराम से BCCI की कमान संभाले बैठा, क्या उसे कभी देखा कि हाँ जय श्री राम करते हुए? नहीं देखा होगा आपने। बांसुरी सुराज है, आराम से लंदन से पढ़ के आई है, आके बैरिस्ट्री की डिग्री ली, आराम से आगे सांसदी का टिकट लिया, सांसद बन के बैठ गई है। कभी घूमते हुए देखा उसे सड़कों पे जय श्री राम करते हुए? नहीं देखा होगा। कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। नेताओं के बेटे आराम से बैठे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हुए थे, 4 लोगों ने दंगा भड़काने का सबसे बड़ा योगदान था, कपिल मिश्रा का, मनोज तिवारी का, और उसके बाद आपका अनुराग ठाकुर का, और एक रागिनी तिवारी कोई थी वहाँ की, नॉर्थ ईस्ट की लेडी। उन चारों ने खूब भड़काऊ बयान दिए, दंगा भड़क गया, लोग मारे गए, लोगों के घर जला दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, लूट ली गई, सब काम हो गए, दंगा फसाद होकर निपट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी कि इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिल्ली के दंगा भड़काने में चारों मुख्य अभियुक्त हैं। उसी रात उसी जज का ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन नया जज आया, उसने कहा नहीं अभी इनका मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते क्योंकि माहौल अभी अनुकूल नहीं है। कैसा अनुकूल माहौल चाहिए भाई? अपराधी पे काम एक्शन लेने के लिए अनुकूल माहौल चाहिए। और जिस जज का ट्रांसफर करा गया उस जज का बात का पता ही नहीं कहाँ पे वो यूपी पे। मामला थोड़ा अलग है, वहाँ पे कड़े जो है उसमें निर्णय लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी। कहा जाता है एनकाउंटर करवाते हैं बार बार। ये तो चीज़ है सर, बार बार एनकाउंटर करने, तो एनकाउंटर की स्क्रिप्ट क्या होती है? ले दे के हमेशा एक स्क्रिप्ट होती है। फर्जी एनकाउंटर में उनकी पहली भाषा योगी आदित्यनाथ, ठोक देंगे, मार देंगे, जमीन में दफन कर देंगे। तीसरी उनकी भाषा ही नहीं होती। त्वरित न्याय के समर्थन में आप नहीं है भाई साहब? ऐसे तो फिर न्यायालय पे ताला लगा दो, इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद करो, लखनऊ हाई कोर्ट बंद करो, सारी सेशन कोर्ट बंद करो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बंद करो, सुप्रीम कोर्ट बंद करो, संविधान को उठा के ताक पे रख दो, त्वरित न्याय आप भी कर लो, चाहे मैं आपको मार दूं या आप मुझे मार दो। क्या करे सरकार? यही तो सवाल है। सरकार के लिए सारी दिशा निर्देश सब मौजूद हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, संविधान में आराम से हर चीज़ का सॉल्यूशन संविधान में दे रखा है। इतने से अपराध से लेकर इतने बड़े अपराध तक का हर चीज़ का सॉल्यूशन अपराध में उसमें संविधान में मौजूद है। संविधान के हिसाब से चलो। अगर आपको लग रहा है त्वरित न्याय करना है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है गठन करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ, 2 महीने या 3 महीने में फैसला आ जाता है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फैसला होना चाहिए, न्याय अनुकूल होना चाहिए, सीधी सी बात है। इस तरह नहीं कि आज मैंने मार दिया और इसने कल मुझे मार दिया और तो परसों किसी और ने मार दिया। तो भाई साहब हम तो मध्यकालीन युग में चले जाएंगे। यहाँ तलवार के जोर पे सरकार चलती थी, जिसके हाथ में तलवार उसने एक दूसरे को काट दिया, बात खत्म होगी। कबीलाई संस्कृति होती थी, जो कबीला मजबूत वो जीत रहा है, जो कबीला कमजोर वो हार गया।
तो हमारी 568 रियासतें जो थी उनको इकट्ठे करने का हमें फ़ायदा क्या मिला? लोकतांत्रिक देश में बहाल करने का हमें फ़ायदा क्या मिला? अगर वही रियासतों वाला कानून दोबारा चलना है तो इसकी तलवार मजबूत, उसकी तलवार मजबूत, फिर क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का? कानून तो हमारा खत्म ही हो गया फिर तो। त्वरित न्याय ऐसे थोड़ी होता है। त्वरित न्याय ये होता है कि आप अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करो, जो सबूत है उन्हें इकट्ठे करो, न्यायालय में पेश करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ, जल्दी से जल्दी डेट लो। तो हर कोई ये कहते हैं कि हर कोई न्यायालय पहुंच जाता है, ये तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं बार बार कि अड़चने डालते हैं लोग। नहीं, अड़चने डालने का क्या सवाल उठता है इसमें? क्या किसी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या न्याय मांगना हक नहीं है किसी का? आपको एक सीधा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। लास्ट ईयर आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में डॉक्टर रेड्डी का बलात्कार हुआ था हैदराबाद में, हैदराबाद में एनकाउंटर। उसके बाद 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया था। पुलिस टीम का कितना महिमा मंडन करा गया था। 11 लोगों को मालाएं पहनाई गई, राखियां भेजी गई, मिठाइयां भेजी गई, सब काम करा गया। उसके बाद जब उस एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी बैठी, एसआईटी ने पाया कि वो तो चारों बेगुनाह थे। अब उन 11 के 11 पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा चल रहा है और वो चारों तो गए अपनी जान से। अब आप बताओ त्वरित न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से होती तो आज वो जिंदा होते हैं ना। लेकिन जब वो ऊपर पहुंच गए, बात खत्म हो गई। अब वो चारों के जो फैमिली वाले हैं, क्या वो 11 पुलिस वालों को माने? एक दूसरे के बस वो तो फिर मारते रह जाएंगे। तो फिर तो भाई साहब हमारी संवैधानिक व्यवस्था तो खत्म। आप अगर हिंसा हो इस तरीके से तो क्या करेंगे? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हो तो क्या करेंगे? काश मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो साफ सीधी सी बात है, मेरे पास 2 आंखें और मैं दोनों आंखों से ही देखता, एक आंख से नहीं देखता। मुसलमान गलत देखा जा रहा है, मुसलमान गलत करेगा तो मुसलमान भी जेल जाएगा, हिंदू गलत करेगा हिंदू भी जेल जाएगा, सिख गलत करेगा सिख भी जेल जाएगा, ईसाई गलत करेगा ईसाई भी जेल जाएगा। बुलडोजर वाले में 3 नाम हिंदू के भी थे। 3 और 20, आप ये तो देखो 20 और 3 फर्क कितना महसूस होता है आपको? कितना महसूस हो रहा है ना फर्क? कहाँ 20 और कहाँ 3? और वो भी वो है, हवाला क्या दिया है कि पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपकाया जी कि ये अवैध जगह पे इन्होंने अतिक्रमण करके अपनी जगह बना रखी है। अब तक जब तक दंगा नहीं हुआ था तब तक वो जगह किसी को याद नहीं थी कि ये अवैध अतिक्रमण है, ये अवैध जगह है, कब्जा करके जगह बनाया है। जिस दिन दंगा फसाद होता है अगले दिन ही याद रहती है, अरे ये तो अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, इनके घर पे बुलडोजर चलाओ। तब तक क्या एजेंसियाँ सो रही होती हैं? क्या कर रही होती हैं एजेंसियाँ भाई साहब? तब तो रिश्वत खा के बैठी होती हैं एजेंसियाँ मजे से। उनको पता है कि अवैध जगह पे निर्माण हो रहा है, होने दो, हमारा तो पैसा भर रहा है, कल को मरेंगे तो ये मरेंगे। यूपी की हालत इतने बुरे है कि हिंडन में खादर क्षेत्र जिसे कहा जाता है, डूब क्षेत्र, जो पुश्ता बनाया जाता है, पुश्ते के अंदर वाले जो खादर क्षेत्र, उसमें पूरी की पूरी कॉलोनी काट दी थी। लोगों ने खरीद ली, पैसा दे दिया। गाजियाबाद के पास की घटना बता रहा हूँ आपको, हिंडन के पास की पूरी कॉलोनी में आराम से बसावट होगी। कम से कम 50,000 लोग वहाँ पे बसावट करके बैठ गए। और उसके बाद एक दिन शासन प्रशासन का आता है आदेश, भाई ये तो कॉलोनी अवैध है, इसको तो उजाड़ा जाएगा, अपने अपने घर खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे बुलडोजर चला दिए जाएंगे। और वही काम हुआ। अब उनकी लाखों की गाड़ी कमाई गई मिट्टी खाते में। तब याद नहीं होता किसी को, लेकिन जिस दिन ये काम होता है प्रशासन अपनी जेबें भर के बैठ गया, पुलिस अपनी जेबें भर के बैठ गई, नेता अपनी जेबें भर के बैठ गए, मारा जाता है आम आदमी। आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से अब कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ढंग से न्याय करे तो। हालांकि आज की डेट में मैं साफ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी, जुडिशरी में भी दीमक लगी हुई है। आप मानो या ना मानो इस बात को, ये सच्चाई है। दीमक हर जगह लगी हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो जूनियर कोर्ट हो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं न्याय अभी जिंदा है, जिसे हम कह सकते हैं। आंखों उसकी मूर्ति पे से आंखों से पट्टी हटाइए ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वो दोनों आंखों से ढंग से देखेगी और बराबर हिसाब करेगी। जो आज की डेट में आपको याद है, इन्हीं अमित शाह जी ने भारतीय न्याय संहिता लेके आए हैं। अभी पहले इससे क्या होती थी, भारतीय दंड संहिता, जिसमें कहा जाता था, बार बार इनकी बीजेपी की तरफ आईटी सेल के कहा जाता है कि हम दंड संहिता पे विश्वास नहीं करते, हम दंड देने में विश्वास नहीं करते, हम न्याय देने में विश्वास करते हैं। इसलिए हम बीएनएस लाए हैं, भारतीय न्याय संहिता। और उसी भारतीय न्याय संहिता के लागे आज आप धज्जियां उड़ा रहे हो कि एक त्वरित न्याय कर रहे हो, बिना किसी जांच के, बिना पड़ताल के, बिना इसके सीधा बुलडोजर चला रहे हो, सीधे एनकाउंटर कर रहे हो। ये तो अंग्रेजों के जमाने की आपने याद दिला दी। नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधा खत्म, जेल जाओ, बात खत्म। अंग्रेजों के जमाने में होता था ना, ये 3 चीजें मशहूर थी, लाल बाल और पाल मशहूर थे। और उसी तरह से 3 चीजें मशहूर थी, नो अपील, नो वकील, नो दलील। अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करा है तो सीधा जेल जाओगे, बात खत्म। तो वही चीज़ दोबारा से देखने को मिल रही है। तो सत्ता में दोबारा इसी तरीके से आएंगे या क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं आने चाहिए सर। मैं तमाम जनता से ये अपील करता हूँ, भाई अपना भला चाहते हो, देश का भला चाहते हो, तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ, वरना आने वाले टाइम में आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। सबसे बड़ा उदाहरण यही देख लीजिए कि विधायक के बेटे के ऊपर जब आँच आई तो उसने रिपोर्ट लिखा दी। अगर उसका बेटा सेफ होता ना तो कभी रिपोर्ट नहीं लिखवाता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो पुलिस तो अपना काम करती है। आप देख रहे हैं कि वो कोशिश की है करने के लिए। पुलिस कितना बढ़िया काम करती है, आपको दिखा देती है जी। पुलिस का काम, कानपुर से एक लड़की का अपहरण होता है, उसके बाद उसका पता चलता है कि वो कानपुर से वो मुंबई पहुंच गई है। पहले तो सबसे पहले उसके मुंबई के उसके घर वालों से पैसे मांगे जाते हैं, भाई तू पैसे लेके आ, आने जाने का किराया भाड़ा दे, फिर हम तेरी बहन को लेके आएंगे। ठीक है जी, वो भी सब इंतजाम कर दिया पुलिस के लिए उन्होंने। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से वो मुंबई लेने जाते हैं। मुंबई जाने के बाद वो वहाँ से उसे रास्ते में से उतार देते हैं।
लोकेशन मुंबई में मिली। मुंबई में गुमशुदा लड़की के परिजनों से कानपुर से मुंबई तक का किराया खर्चा वसूला। भाई को साथ लेकर बरामद करने गए थे। भाई को उतार दिया नासिक में। उसके बाद वो यूपी पुलिस का दरोगा, कानपुर का दरोगा, कार में पूरी 1000 किलोमीटर तक लड़की को छेड़ते हुए लाया। जब लड़की वापस आई तो उसने अपनी आप बीती बताई कि मेरे साथ ये हरकत करी है। ये यूपी की पुलिस है। कितनी शानदार पुलिस है, कितनी शानदार पुलिस है। मतलब 1000 किलोमीटर तक अश्लीलता हो गई। अश्लीलता करके लाए लड़की के साथ, उसे बरामद करके लाए। पहले तो उससे पैसा वसूला उसके घर परिवार वालों से कि भाई तेरी बेटी को बरामद करने जाने तो आने जाने का किराया तू देगा, कार का किराया तू देगा। रास्ते में उसके भाई को उतार दिया। लड़की को साथ लेते हुए आ रहे हैं साथ साथ, और लड़की के साथ लगातार दरोगा पूरे रास्ते अश्लीलता करता हुआ आया है। ये यूपी पुलिस का हाल है। और दिखा देता हूँ आगे की यूपी पुलिस की आप बात करोगे, यूपी पुलिस बड़ी शानदार है। अभी आप देख रहे हैं कि वो आंसू गैस के गोले दागने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो उसी दिन से पहले वीडियो से ही जाहिर हो रही थी। उनकी कंधे पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं पुलिस वाले। इधर देख रहे हैं, किसी को ये नहीं इशारा करते हुए नजर आ रहा है कि भाई तू बंद कर दिया। कोई डंडा एक आदमी हाथ में वो फटकारते घूम रहे हैं। किसी के हाथ पे डंडा नहीं मारा उन्होंने, किसी के पिछवाड़े पे डंडा नहीं लगाया कि इसको बंद करो, हरकतें बंद करो। किसी के साथ कुछ नहीं, सिर्फ बंदूक टांगे घूम रहे हैं। तो इसी तरह से वो टीयर गैस चलाने की कोशिश करते हैं, आपको नजर आए। यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह का आपने बयान पढ़ा होगा ना। पुलिस भारी दबाव में है, पुलिस अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर पा रही, उसके ऊपर पूरी तरह भारी दबाव है। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस का हाल क्या होगा। यूपी की कानून व्यवस्था, कानपुर में करवा चौथ का व्रत मनाने जा रही महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार, ये यूपी पुलिस का हाल है। कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, उसे घसीट के झाड़ियों में लेके उसके साथ बलात्कार करेगा महिला कांस्टेबल के साथ। लोग खुश तो हैं योगी सरकार में, आखिर क्यों है फिर? जी जो इस्तीफा नहीं मांग रहा। इस्तीफा कौन मांगेगा? इस्तीफा विपक्ष मांगेगा, विपक्ष मांग रहा है। रही बात जो खुश हैं, वो लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग के बिल्कुल पेज ढीले हो चुके हैं, जिन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बलात्कार होते हैं, होते रहे, हमें तो बस ये है। उनके दिमाग में सिर्फ एक केमिकल लोच आ चुका है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, इसलिए योगी सरकार बढ़िया है। उन्हें और किसी चीज़ से कोई लेना नहीं देना नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि हाँ, मुसलमानों के साथ इनका बैंड बजाया जा रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इनकी हालत खराब करी जा रही है, इसलिए वो लोग खुश हैं। बस इसके अलावा उनका और कोई रीज़न नहीं है। चाहे मणिपुर में बहन बेटियों की नग्न परेड करी दी जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें ये कानपुर में बलात्कार होता नजर आ जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। जन्माष्टमी पे 2 महिलाओं को, 2 लड़कियों को रात को अपना जन्माष्टमी का मेला देखने गई थी, और उसके बाद जब अगले दिन सुबह उनके पेड़ पे लटकी हुई लाश मिली थी, उनके साथ बलात्कार करके उन्हें पेड़ पे टांग दिया गया था। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। कानपुर चाह रहे हैं क्या आप भी? उन्हें उन्नाव रेप कांड से कोई मतलब नहीं। उन्हें कुलदीप सेंगर रेप केस से कोई मतलब नहीं। उन्हें प्रज्वल देवन्ना 2900 महिलाओं के यौन शोषण का अपराधी, और उसके ऊपर कंधे पे हाथ रख के हमारे मोदी जी वोट मांगते हैं, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो धीरे धीरे आएंगे वो भी। अब जैसे विधायक साहब आए हैं ना कि इनके बेटे के ऊपर बती, तो ये रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए। इसी तरह जब धीरे धीरे लोगों के घरों में जब ये आँच पहुंचेगी, तब लोग भी अपने आप होश में आएंगे, तब जाके सुधरेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।